इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ITR 3 फाइलिंग के बारे में फॉर द असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए। जी हाँ, पूरा डिटेल के अंदर बताऊंगा डेटा आपको यहाँ पे कैसे कलेक्ट करना है। FNO, इंट्राडे, बिजनेस के इनकम, सैलरी, कैपिटल गेन, क्रिप्टो, प्रॉपर्टी, यूएस स्टॉक, ये सब कैसे रिपोर्ट करने हैं। न्यू वर्सेस ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर डिफरेंस क्या है, 10IA की कंडीशंस क्या होती है। तो डिटेल के अंदर वीडियो होगा, तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप एक्सपर्ट के थ्रू ITR फाइल कराना चाहते हैं तो यू कैन ट्रस्ट ओवर 1700 प्लस रिव्यूज। और अगर आप हमारे कोर्सेज के थ्रू बेसिक से लेकर एडवांस लेवल की फाइलिंग के साथ में अगर टैक्स प्लानिंग भी सीखना चाहते हैं तो आप हमारी मास्टर क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ITR 3 फाइलिंग के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। तो अगर आप एक सैलरी पर्सन है तो फॉर्म 16 होना चाहिए। इसके अलावा आपको कैपिटल गेन की रिपोर्ट डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो देखिए, अगर मैं म्यूचुअल फंड की यहाँ पे बात करूँ तो बेस्ट है आप कैम्स की वेबसाइट के ऊपर चले जाइए। यहाँ पे अगर आप डिटेल्स डालेंगे तो ईमेल पे आपको स्टेटमेंट मिल जाएगा। सेम आपको के फिनटेक की वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पे भी सारी AMC को सिलेक्ट करने के बाद में आपको ईमेल पे स्टेटमेंट मिल जाता है। इसके अलावा अगर मैं स्टॉक की बात करूँ तो अगर आप अपने ब्रोकर अकाउंट के अंदर जाएंगे तो वहां पे आपको रेडीमेड जो है कैपिटल गेन के स्टॉक की यहाँ पे रिपोर्ट मिल जाती है। तो यहाँ पे भी आप अपना फाइनेंशियल सेलेक्ट करके रिपोर्ट डाउनलोड कर लीजिए। अब यहाँ पे बढ़िया बात यह है कि कैम्स और के फिनटेक की रिपोर्ट में तो आपको इक्विटी वाइज, नॉन इक्विटी वाइज जो है कितना आपका शॉर्ट टर्म है, कितना आपका लॉन्ग टर्म है, ये सब कुछ आपको देखने को मिल जाता है। सेल वैल्यू, बाय वैल्यू सब दिया होता है। और इसी तरह अगर मैं स्टॉक की भी रिपोर्ट की बात करूं तो वहां पे भी आपका कितना शॉर्ट टर्म है, कितना लॉन्ग टर्म है, सेल वैल्यू कितनी है, बाय वैल्यू कितनी है, सब कुछ मेंशन होता है। इसके अलावा यहाँ पे आपका FNO और इंट्राडे बात करूं तो वहां पे भी आपका जो टर्नओवर होता है और आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो भी आपकी रिपोर्ट्स के अंदर मेंशन होता है। तो अब बारी आती है यहाँ पे रिपोर्टिंग की, तो आपको ई फाइल सेक्शन में जाना है। फाइल इनकम टैक्स रिटर्न 26-27 यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। ऑनलाइन मोड रहेगा, कंटिन्यू कीजिए। स्टार्ट न्यू फाइलिंग, स्टेटस जो है आपका इंडिविजुअल रहेगा। उसके बाद में सिंपली यहाँ पे आपको ITR 3 फॉर्म जो है सेलेक्ट कर लेना है, प्रोसीड करना है। उसके बाद में लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके बाद में यहाँ पे आपको पूछेगा क्यों ITR फाइल करना चाहते हैं, आप सिंपली अदर रीजन को सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे आपको शेड्यूल सेलेक्ट करने हैं। तो पहले आपको इनकम वाले कॉलम के अंदर जाना है। सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी, इन दोनों को आपको यहाँ पे चेकबॉक्स कर लेना है अगर आपकी इनकम है तो। बाकी कैपिटल गेन के भी दोनों कॉलम को आप चेकबॉक्स कर लीजिएगा। अगर आपकी क्रिप्टो से भी इनकम है तो वीडियो भी आपको चेकबॉक्स करना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे एक शेड्यूल EI मिलेगा। तो अगर आप एग्जेम्प्ट इनकम दिखाना चाहते हैं या फिर फैमिली के बीच में जो ट्रांसफर हुए हैं वो दिखाना चाहते हैं तो EI को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। बिजनेस के अंदर कोई छेड़छाड़ करने की आपको जरूरत नहीं है। इसके बाद में सीधे आपको यहाँ पे अदर्स वाले कॉलम के अंदर जाना है। यहाँ पे अगर आपकी यूएस के स्टॉक्स वगैरह तो शेड्यूल FA को सेलेक्ट रखिएगा। और इसके अलावा डिडक्शंस वाले कॉलम के अंदर न्यू टैक्सेस में कुछ खास डिडक्शन देखने को नहीं मिलती है, लेकिन अगर आप ओल्ड टैक्स सेलेक्ट करते हैं तो वापस यहीं पे आके आप सारी डिडक्शन को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे आप कंटिन्यू करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा, सभी को आपको सिंपली एस्केप कर देना है। आपकी हर एक टैब यहाँ पे खुल जाती है, तो वन बाय वन करके से आपको इन्फॉर्मेशन ऐड करानी है। तो सबसे पहले यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन के अंदर ड्यू डेट पूछेगा, तो सिंपली आपको 31 अगस्त जो है सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये पूछेगा क्या आपके बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम है। तो मोस्ट प्रोबेबली ITR 3 हम लोग इसीलिए यहाँ पे फाइल करते हैं क्योंकि हमारे पास बिजनेस की इनकम होती है। तो आपको यहाँ पे यस ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको 10IA की कंडीशंस यहाँ पे पूछने लग जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार सिंप्लीफाई कर देता हूँ। अगर आपने पहले कभी भी न्यू टैक्स रेजिम से ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर ऑप्ट आउट नहीं किया या फर्स्ट टाइम अगर आप ITR फाइल कर रहे हो तो इस ऑप्शन को आपको सिंपली नो रखना है। और जो नीचे वाला एक और ऑप्शन खुलेगा उसको भी सिंपली आपको नो रखना है। तो अगर आप इन दोनों ऑप्शन को सिंपली यहाँ पे नो रखते हैं तो आप हमेशा न्यू टैक्स रेजिम के अंदर ही ITR फाइल करेंगे, जहां पे नॉर्मल इनकम के ऊपर 12 लाख के अगर नीचे अगर आपकी इनकम है तो आपका कोई भी टैक्स वगैरह कुछ भी नहीं लगने वाला। लेकिन मान लीजिए अगर आप न्यू टैक्स रेजिम से ओल्ड टैक्स रेजिम में जाना चाहते हैं तो ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है उसको आपको नो की जगह यस करना है और आपको एक एडिशनल 10IA फाइल करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ देखना भी चाहते हो कि यहाँ पे ओल्ड टैक्स में मेरे को कितना बेनिफिट मिलता है तो यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर के अंदर आप रैंडम डेटा इंसर्ट कर सकते हो सिर्फ चेक करने के लिए। बाकी मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी, अगर 12 लाख रुपए के नीचे की इनकम है तो इस ऑप्शन को हमेशा नो रखिए ताकि न्यू टैक्स के साथ आप जा सकते हो। नीचे की साइड में यहाँ पे आपसे आपका रेजिडेंशियल स्टेटस पूछेगा, तो 182 डेज वाली कंडीशन सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चन है, जैसे अगर आप किसी फर्म के अंदर पार्टनर है तो आपको यस नो के अंदर जवाब देना है। नीचे भी एक FPI का भी क्वेश्चन होता है, तो मोस्टली सभी के जवाब नो के अंदर रहेंगे। फिर मेन इन्फॉर्मेशन आती है यहाँ पे ऑडिट से रिलेटेड। तो पहली बात पूछता है कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। तो अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट वगैरह फिलअप करनी है तो इस ऑप्शन को सिंपली आपको यस कर देना है। उसके बाद में अगर आपको 44 AD के अंदर अपना प्रॉफिट दिखाना है, जैसे आपने सुना होगा टर्नओवर के ऊपर 6% का प्रॉफिट, 8% का प्रॉफिट, या अगर आप प्रोफेशनल है तो 50% का प्रॉफिट। तो अगर ये चीजें अगर आपको दिखानी है तो इस ऑप्शन को भी आपको यस कर देना है। और कितना आपका टर्नओवर है, अप टू द 1 करोड़ है या 1 से 10 के बीच में, उस अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट कर लेना है।
फिर यहाँ पे आप क्या ऑडिट के लिए लायबल है, तो सिंपली आप नो करेंगे, क्योंकि अगर आप लायबल होते तो सीए यहाँ पे आपकी आईटीआर वगैरह जो प्रिपेयर कर रहे होते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आता है नेचर ऑफ द बिजनेस, तो यहाँ पे ऐड बटन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे बहुत सारे बिजनेस के कोड दिए गए, तो आपको अपने रिलेवेंट बिजनेस का कोड यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप आईटीआर 3 इसलिए फाइल कर रहे हैं कि मैं अपने एफएनओ या इंट्राडे की वाली चीजें दिखा सकूं, तो नीचे नीचे अगर आप लास्ट में जाएंगे फ्यूचर एंड ऑप्शन का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसके अलावा इंट्राडे की बात करो तो सिलेक्टिव ट्रेडिंग का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली कोड सेलेक्ट कीजिए, अपना यहाँ पे पर्सनल नाम डाल सकते हैं एज ए प्रोप्राइटर, बैंक डिटेल्स आपके प्रेफर्ड रहेगी। अब इसमें ना काफी सारे शेड्यूल होते हैं, तो पहले हम लोग एक सेगमेंट पकड़ने वाले हैं जहाँ पे आप जो है एफएनओ या इंट्राडे की इनकम को रिपोर्ट करना चाहते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आना है और आपकी रिपोर्ट के अंदर जो भी आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन का टर्नओवर दिया हुआ है, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, सिंपली ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर अगर आप नीचे की साइड में आप जाएंगे तो आपको एफएनओ का टर्नओवर और एफएनओ का प्रॉफिट एंड लॉस दोनों का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप अपना टर्नओवर जो आपकी रिपोर्ट में मेंशन किया हुआ है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, प्लस जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, अगर लॉस है तो माइनस साइन के साथ आप डाल सकते हो। सेम चीज आपको इंट्राडे के साथ में करनी है, यहाँ पे आप अपने इंट्राडे का टर्नओवर डाल सकते हो और उसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे आप सिंपली रिपोर्ट कर सकते हो। इसके अलावा आपके यहाँ पे जो भी खर्चे हैं वो आप सिंपली यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर 1 बाय 1 करके जितने भी आपके एफएनओ या इंट्राडे रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होता है एडिशनल, किसी का अगर आपने कोर्स ले रखा है, ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम अगर ले रखा है, कोई सॉफ्टवेयर ले रखा है, तो जितने भी खर्चे वो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। अब दूसरा हम लोग केस पकड़ते हैं जहां पे आपकी बिजनेस की इनकम है, जहां पे आप प्रेजेंटेटिव बेसिस के ऊपर बिजनेस की इनकम दिखाना चाहते हो। तो उस केस के अंदर सिंपली आपको P&L वाले सेक्शन के अंदर आना है, यहाँ पे जहाँ पे आप कोई भी बुक्स अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते, और यहाँ पे आपको एक प्रेजेंटेटिव इनकम का सेक्शन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 44 एडी और एडीए जो प्रोफेशनल की होता है दोनों मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ पे आपको सिंपली ऐड बटन पे क्लिक करना है। ये उनके लिए ध्यान रखिएगा जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स यानी ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट वगैरह कुछ मेंटेन नहीं करते हो। तो यहाँ पे भी सिंपली आप अपना नेम ऑफ द बिजनेस डाल सकते हैं और जो भी रिलेवेंट आपके बिजनेस का कोड है वो सिंपली आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे सिंपली आपको अपना टर्नओवर दिखाना है कि कैश के अंदर है या फिर बैंक के अंदर जो रिसीव हुआ है, यानी जो भी आपका 12 महीने का अप्रैल से लेकर मार्च तक जो टर्नओवर है, और उसके अगेंस्ट में जितना भी आप प्रॉफिट डिक्लेयर करना चाहते हैं। मिनिमम डिजिटली जो है टर्नओवर के ऊपर आपको 6% और कैश वाले के ऊपर आपको मिनिमम 8% का प्रॉफिट यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ता है। तो इस तरह से चीजें आप इंसर्ट कर सकते हो। ऐसे ही मान लीजिए अगर आप एक प्रोफेशनल है जो कि आप प्रोफेशनल कैटेगरी जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर्स, आर्किटेक्चर्स, तो यहाँ पे आपके लिए 44 एडीए करके एक सेक्शन रहता है। तो इसके अंदर सिंपली आप अपना जो है बिजनेस का कोड, अपना प्रोफेशन का नाम डालिए और उसके बाद में यहाँ पे जितनी भी आपकी ग्रॉस रिसिप्ट है, जैसे हम लोगों ने टर्नओवर दिखाया था, उसका मिनिमम जो है 50% आपको प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। तो जैसे आपका ट्रेडिंग P&L अकाउंट यहाँ पे सेशन खत्म होता है, उसके बाद में आप बैलेंस शीट के अंदर चले जाइए। अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते हो तो यहाँ पे 6 नंबर का जो कॉलम है, यहाँ पे आप डेटर्स, क्रेडिटर्स, अपना क्लोजिंग स्टॉक्स और कैश के बैलेंस की डिटेल्स आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। लेकिन मान लीजिए अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हो तो नीचे आपको सोर्स ऑफ फंड्स और एप्लीकेशन ऑफ द फंड्स देखने को मिल जाते हैं। तो जो भी आपकी प्रोप्राइटर की कैपिटल है, जो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपना प्रॉपर बैलेंस शीट वगैरह मेंटेन की हुई है, उस अकॉर्डिंग यहाँ पे आप अपने प्रोप्राइटर की कैपिटल डाल सकते हो। और इसी तरह एप्लीकेशन ऑफ फंड्स के अंदर भी यहाँ पे आपका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है, जो आपको P&L में आपने यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है, वो सिंपली यहाँ पे आप डाल सकते हो। ऐसे अगर आपके फिक्स असेट्स है, इन्वेस्टमेंट है, अगर आपने प्रॉपर बैलेंस शीट बनाई हुई है, एक एक फिगर आप वहां से कॉपी कर सकते हो। तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा बिजनेस का सेक्शन खत्म हो जाता है। अब मेन सेक्शन आता है हमारा कैपिटल गेन का, तो आपको सीजी वाले शेड्यूल में जाना है। तो सीजी शेड्यूल को यहाँ पे फिलअप करने के लिए कुछ इस टाइप का फॉर्मेट यूज में ले सकते हो, जहां पे आपको क्या करना है, आपके जितने भी डिफरेंट ब्रोकर्स है सभी के जैसे मैंने यहाँ पे नाम मेंशन किए हुए हैं। तो अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है इक्विटी से, तो सिंपली आपको बाय वैल्यू, सेल वैल्यू यहाँ पे लिखनी है। ऐसे अगर आपका नॉन इक्विटी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो इस तरह से आपको बाय वैल्यू, सेल वैल्यू यहाँ पे लिखनी है। ऐसे आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है इक्विटी से, तो सेम चीज यहाँ पे आपको मेंशन करनी है और नॉन इक्विटी का मेंशन करना है। सेम चीज जैसे इक्विटी में जो मेंशन हुई शेयर्स के अंदर, वैसी चीजें म्यूचुअल फंड के अंदर मेंशन होगी। तो कैम्स और के फिनटेक्स आपको ये वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं, तो वहीं से आपको सेल वैल्यू और बाय वैल्यू निकाल के लेके आनी है। जैसे मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन यानी कि सेल वैल्यू दी होती है और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी कि बाय वैल्यू दी होती है, प्लस ये भी मेंशन होता है कि लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म। तो इस तरह से इस टाइप के एक फॉर्मेट के अंदर आप अपनी पूरी वैल्यू को अरेंज कर लेंगे। सेम अगर मैं यूएस स्टॉक की बात करूं, वहां से भी अगर आप रिपोर्ट डाउनलोड करते तो IND मनी वेस्टेड, वहां पे भी आप बाय वैल्यू, सेल वैल्यू इस तरह से आप अरेंज कर लेंगे। वैसे ये टेम्पलेट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। अब यहाँ पे एंट्री कैसे होगी, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर इक्विटी वाले के लिए आपको 3rd नंबर कॉलम में जाना है।
यहाँ पे आपको 111A मिलेगा। तो अब यहाँ पे आपको सेल वैल्यू जो है एक एक करके नहीं डालनी, यहाँ पे आपको शीट से क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आपको इक्विटी का और म्यूचुअल फंड का दोनों का सेल वैल्यू यहाँ पे ऐड करके सिंपली पुट करना है। ऐसे आपको बाय वैल्यू भी पुट करना है और जो भी नेट प्रॉफिट एंड लॉस होगा शॉर्ट टर्म वो सिंपली यहाँ पे आपका कैलकुलेट होके आ जाएगा। लेट सपोज अगर 10,000 रुपए का सेल वैल्यू है, 8,000 रुपए का कॉस्ट है, तो 2,000 रुपए का प्रॉफिट बुक हो जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ज्यादा है तो इसी तरह आपका यहाँ पे लॉस बुक हो जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए अगर नॉन इक्विटी वाला सेगमेंट है तो यहाँ पे थर्ड की जगह आपको 6 नंबर वाले कॉलम के अंदर जाना है और यहाँ पे अभी आपको एक अनकोटेड शेयर का फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन मिलेगा। तो सेम चीज यहाँ पे आपकी एप्लीकेबल हो जाएगी जो नॉन इक्विटी वाले एसटीसीजी है। तो यहाँ पे आपको सेल वैल्यू डालनी है, यहाँ पे आपको बाय वैल्यू डालनी है, तो ऑटोमेटिकली नीचे आपका प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। उसके बाद में अगर मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की यहाँ पे बात करूँ तो उस केस के अंदर अगर आप नीचे की साइड में आएंगे आपको 4th नंबर वाले कॉलम में जाना है। यहाँ पे आपको 112A शेड्यूल मिलेगा। तो अगर आप 31 जनवरी 2018 के बाद में शेयर खरीद करके अब जाकर के बेचे हैं तो एक एक चीज डालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी सेम चीज करनी है आपको, सेल वैल्यू का, इक्विटी का और साथ में म्यूचुअल फंड का आप टोटल सिंपली लगा करके यहाँ पे सीधा ही आप सेल वैल्यू डाल सकते हो, यानी कि कंबाइंड वैल्यू आपको यहाँ पे डालनी है। तो जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस जो भी वॉटेवर होगा वो यहाँ पे आपका रिपोर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से डेटा अगर आपने अरेंज किया हुआ है तो बहुत आसानी से एंट्री हो जाती है। लेकिन अगर आपने शेयर जो है बिफोर द 2018 खरीदे हुए तो ध्यान रखिएगा एक एक शेयर की वैल्यू के साथ में आपको एक एक एंट्री इंडिविजुअल करनी पड़ेगी। ऐसे ही अगर आपका नॉन इक्विटी वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो उस केस में आपको 4th नंबर की जगह 9th वाले कॉलम में जाना है और यहाँ पे जो अनकोटेड वाला शेयर वाला कॉलम है फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन, यहाँ पे आपको सेल वैल्यू और बाय वैल्यू डाल देनी है। तो जैसे आप शेड्यूल सीजी के अंदर डेटा फिलअप करते हैं फिर आपको यहाँ पे एक एफ कॉलम मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखिए सिंपली अगर आपने इक्विटी शेयर का और म्यूचुअल फंड का यहाँ पे डेटा डाला हुआ है तो जितना भी आपने शॉर्ट टर्म के अंदर डाला हुआ है जिस पे 20% का टैक्स रेट लगेगा तो आपको क्वार्टरली वाइज यहाँ पे सिंपली तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। सेम लॉन्ग टर्म के ऊपर जैसे 12.5% का टैक्स रेट लगता है तो जितना भी आपने यहाँ पे डाला हुआ है तो जहाँ पे भी यहाँ पे 12.5% का टैक्स रेट वाला कॉलम है उसके अंदर आपको क्वार्टरली बेस पे उस वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो जैसे आपका कैपिटल गेन का शेड्यूल खत्म होता है फिर आप यहाँ पे अपनी सैलरी को पुट कर सकते हैं। अगर आपका फॉर्म 16 इश्यू हो रखा है तो डेटा यहाँ पे प्रीफिल्ड मिलेगा, वरना अपने एम्प्लॉयज की यहाँ पे आप सिंपली डिटेल्स डालिए और यहाँ पे बेसिक सैलरी सेलेक्ट करके आप अपनी जो ग्रॉस सैलरी है सिंपली फॉर्म 16 के अंदर वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, या जो 12 महीने में आपको सैलरी मिलने वाली है अप्रैल से मार्च तक जो मिलेगी या मिल चुकी है आपको ऑलरेडी वो आपको यहाँ पे एंटर करनी है। ऐसे ही शेड्यूल हाउस प्रॉपर्टी के अंदर अगर आपकी रेंटल इनकम है तो न्यू टैक्स रिजिम के अंदर आप वहाँ पे पुट कर सकते हो और ओल्ड में भी कर सकते हो, लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे इंटरेस्ट का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अगर यहाँ पे आपको डेटा इंसर्ट करना ही है न्यू टैक्स रिजिम के अंदर तो हमेशा सिर्फ और सिर्फ लेट आउट प्रॉपर्टी का करो। तो यहाँ पे आप टेनेंट की डिटेल्स डालने के बाद में अपने 12 महीने का रेंट डालिए, म्युनिसिपल पार्टी का टैक्स डालिए और इस प्रॉपर्टी के ऊपर अगर होम लोन है तो डिटेल्स डालिए पूरी किस बैंक से आपने ले रखा है और जितना भी आपने एज ए इंटरेस्ट पे किया है उनको ईएमआई उस साल के अंदर उसका क्लेम यहाँ पे डिडक्शन आप यहाँ पे ले सकते हो। ऐसे अगर आपने यहाँ पे क्रिप्टो के अंदर डील किया हुआ है तो यहाँ पे आपको एक शेड्यूल वीडियो देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जो है आपको डेट ऑफ एक्विजिशन कब आपने उसको बेचा और यहाँ पे आपको हेड बताना है। तो अगर आपका नॉर्मली कैपिटल गेन एज ए इन्वेस्टर अगर आपने यहाँ पे उसको बेचा हुआ है तो कैपिटल गेन के अंदर ही आएगा। तो यहाँ पे सिंपली अगेन सेल वैल्यू डालनी है, आपको बाय वैल्यू डालनी है, तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट और जो भी लॉस होगा वो डिक्लेयर हो जाएगा। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा ये सिर्फ प्रॉफिट को कंसिडर करता है, ऐसा नहीं है कि इक्विटी शेयर्स की तरह यहाँ पे लॉस भी आएगा, ये कि यहाँ पे जीरो दिखा देगा, यानी ये वीडियो के लॉस को सिंपली कंसिडर नहीं करता है, लेकिन आपको एंट्री जरूर करनी चाहिए। वीडियो के बाद में आपको शेड्यूल ओएस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे डेटा मोस्टली प्रीफिल्ड मिलता है आपको, जैसे आपका डिविडेंड, बैंक का इंटरेस्ट वगैरह हो गया, तो ये डेटा ना आपको अपने एआई से देखने को मिल जाता है। तो सिंपली यहाँ पे आप जो है आपको सिर्फ रिव्यू करना है और सिंपली यहाँ पे आपको सिंपली कंफर्म करना है। उसके बाद में सी वाले बीएफएल सीएफएल शेड्यूल ये सिर्फ आपको केवल रिव्यू करने हैं, यहाँ पे कोई भी डेटा वगैरह कुछ भी आपको इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर लॉस कैरी फॉरवर्ड होने होंगे तो सीएफएल शेड्यूल के अंदर यहाँ पे लास्ट कॉलम के अंदर आपको कैरी फॉरवर्ड होते हुए नजर आएंगे। फिर बाकी के यहाँ पे शेड्यूल आपको डिसेबल मिलेंगे क्योंकि न्यू टैक्स में जनरली कोई भी डिडक्शन देखने को नहीं मिलती है। तो चैप्टर 6A के अंदर केवल आपका ATCCD सबसेक्शन 2 अगर आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है एनपीएस के अंदर तो अमाउंट यहाँ पे आपको ऑलरेडी प्रीफिल्ड यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। उसके बाद में अगर कुछ फैमिली ट्रांसफर वगैरह और एग्जेम्प्ट इनकम दिखाना चाहते हैं तो शेड्यूल EI करके आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सिंपली जो है आप कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं अदर्स और रिसिप्ट नॉट इन नेचर ऑफ इनकम यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल के अमाउंट डाल करके उन चीजों को रिपोर्ट कर सकते हैं जो फैमिली के बीच में अमाउंट ट्रांसफर हुए लेकिन जो कि टैक्सेबल नहीं है। इसके लिए अगर आपके पास में यूएस के स्टॉक्स वगैरह की होल्डिंग है तो यहाँ पे आपको एक शेड्यूल FA के अंदर जो है A3 कॉलम मिलेगा।
तो यहाँ पे ना आपको अपनी होल्डिंग्स दिखानी पड़ती है जो ऑलरेडी यूएस स्टॉक की रिपोर्ट में मेंशन होता है। और इसके ऊपर मेरा ना डिटेल वीडियो आपको ऑलरेडी देखने को मिल जाएगा यूएस स्टॉक्स, अगर आप माई ऑनलाइन से सिंपली सर्च करेंगे तो। फिर लास्ट कॉलम में आपको टीआई कॉलम के अंदर जो जो आपने इनकम दिखा रखी है उसकी आपको समरी देखने को मिल जाती है। टैक्स पेड कॉलम में जितना भी आपका टीडीएस कटा हुआ है उसकी एंट्रीज देखने को मिल जाती है। और लास्ट कॉलम में जो भी आपने इनकम यहाँ पे पुट की है उसके अकॉर्डिंग जितना भी आपका टैक्स बन रहा होगा वो आपको देखने को मिल जाता है। और लास्ट में आपको देखने को मिल जाता है कितना टैक्स आपको पे करना पड़ेगा, अगर टीडीएस अच्छा कटा हुआ है तो कितना अमाउंट आपको यहाँ पे रिफंड मिल सकता है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर आपका सब कुछ करेक्ट है तो सिंपली आप प्लेस डालिए, प्रोसीड टू वैलिडेशन कीजिए। अगर सब कुछ करेक्ट है तो यहाँ पे आप ओटीपी डाल के सबमिट करवा सकते हो। और यहाँ पे चलिए लास्ट में आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर आप रिज्यूम को स्विच करते हैं तो उससे क्या इंपैक्ट आएगा। तो अगर आप ओल्ड टैक्स रिज्यूम के अंदर जाना चाहते हैं तो जनरल इन्फॉर्मेशन में जाइए और इस ऑप्शन को नो की जगह आप सिंपली यहाँ पे यस कर सकते हो। और डेटा को सिर्फ चेक करने के लिए यहाँ पे आप एक रैंडम एक्नॉलेजमेंट नंबर डाल सकते हो। वैसे इसके ऊपर मेरा एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है 10i की कंडीशंस वगैरह क्या होती है। तो जैसे अगर आप ये चीज़ें करोगे तो पूरी जो कैलकुलेशन होगी वो ओल्ड टैक्स रिज्यूम के अंदर हो जाएगी। और सबसे बढ़िया बात यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे चैप्टर 6A के अंदर अगर आप देखोगे जैसे एटीसी में 1.5 लाख का बेनिफिट मिलता है तो ये कॉलम्स आपके अनेबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप प्रॉपर जो है अपनी डिडक्शंस वगैरह सब कुछ यहाँ पे सिंपली तरीके से आप क्लेम वगैरह कर सकते हो। तो ऐसे अगर आप देखोगे एटीसी हो गया, एटीसी CD 1B हो गया, एनपीएस का, इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस का डिडक्शन हो गया, इसके अलावा यहाँ पे अगर आप जाके देखोगे तो सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट वगैरह का डिडक्शन हो गया। तो ऐसे कई सारे जो डिडक्शन आपको मिलने वाले होंगे वो आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो ओल्ड टैक्स रिज्यूम के अंदर। तो इस तरह से लास्ट कॉलम में जाने के बाद आप सिंपली यहाँ पे डिसाइड कर पाओगे कि मेरे को ओल्ड में जाना चाहिए या फिर न्यू में जाना चाहिए। सो गाइस अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आईटीआर 3 कैसे फिलअप की जाती है। कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे जरूर है, तो जो बिगनर्स लोग हैं उनको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर अच्छी खासी उनकी अगर इनकम है तो प्रोफेशनल की एडवाइस आपको जरूर लेनी चाहिए। बाकी गाइस अगर आप हमसे आईटीआर फाइलिंग की सर्विस लेना चाहते हैं या सीखना भी चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और आप लोग के जो भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।